Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper, and this question is from the section called aldehyde ketone. Aldehyde ketone चैप्टर से ये क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन में सबसे पहली बात पकड़ने वाली ये है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहा है, एक्सेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराना चाह रहा है, किसमें? NaOH की प्रेजेंस में विद हीट. और फिर दोबारा से कह रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन हो रहा है, इस पर एसिडिक मीडियम में हो रहा है और आपका एसिडिक कैटलाइज्ड रिएक्शन है. इतनी बात ही आपसे कह रहा है. चारों ऑप्शन देखने के बाद इतनी बात तो पकड़ में आ रही है कि इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे यहां कुछ ना कुछ हो रहा है. इतना तो आप सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ हो रहा है. तो एक तो ये पकड़ में आया. दूसरी बात क्या पकड़ में आ रही है चारों ऑप्शन देख के? जैसे कि ये तो चलो फिर भी डबल बॉन्डो एज एज लिखा हुआ है. इन दोनों ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा बात भी है कि यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा. तो मे भी शायद रिएक्शन अगर होगी तो यहाँ और यहाँ कुछ कुछ रिएक्शन होगी. अगर मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार जल्दी से बनाऊं, इस स्ट्रक्चर को अगर आप जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये कोई कीटोन है और उस कीटोन के यहाँ ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन के मतलब नेक्स्ट कार्बन पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है. तो यहाँ पे एक्चुअली एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. और अगर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आपको याद होगा कि अगर आपके पास बेस है तो ऑब्वियसली एल्डोल होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बेस है इसका एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये चला जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा. अब ये जो आपके पास बन गया है इसको इनोलेट आयन बोलते हैं. चाहो तो इसकी रेजोनेंस करा के इसको इधर डबल बॉन्ड बना के इसको ऊपर भेज दो तो ये इनोलेट आयन दिख जाएगा. एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली करा दे रहा हूँ. अभी इसका फॉर्मेल्डिहाइड से इसने इसकी रिएक्शन करा दी. तो लेट्स से मैंने इसकी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराई. फॉर्मेल्डिहाइड से जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एल्डोल टाइप, तो ये क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे. ऐसा हो रहा है. ठीक है जी. ऐसा होने के बाद फाइनली ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा कि इतना पार्ट तो आपका एज इट इज रहेगा जो मैंने दिखाया अभी अभी. ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा. यहाँ पे दो CH3 ये वाले, और ये चीज जाके जुड़ गई किससे, इस कार्बन से. और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे आपके पास दो हाइड्रोजन्स तो हैं CH2, और ये जो O माइनस बना इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जब आप सॉल्वेंट यूज करते हो वो सॉल्वेंट ही ये हेल्प कर देता है कि जो O माइनस बनता है ये फाइनली आपका OH हो जाता है. तो मैं फाइनली OH ही लिख के दे रहा हूँ. तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ गया. किसके बाद, ये स्टेप करने के बाद, पहला स्टेप करने के बाद इतना मेरे पास आ गया. अच्छा जी. अभी देखते हैं, हो सकता है और भी कुछ हो क्योंकि यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है तो मे भी शायद और भी रिएक्शन हो. अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. कुछ बच्चे मेरे से कभी कभी इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि सर यहाँ पे हीट भी तो लिखा हुआ है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो लास्ट में H2O निकालते हैं कि यहाँ पे H2O नहीं निकालेंगे, इस OH को हटाएंगे नहीं. तो वो मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, मैं आपको बता दूं, अगर इस OH को हटाओगे तो बराबर वाले कार्बन, मतलब इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए. तब जाके यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH निकलेगा, तब जाके H2O लॉस होगा, तब जाके यहाँ डबल बॉन्ड होगा. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ये तो CH3 है. और सिंस ये CH3s हैं तो फिर आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी नहीं, H2O लॉस होगा ही नहीं, इसलिए यही रुक गया, आगे नहीं जाएगा. अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर ये आपके पास एक्सेस में है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अगर आपके पास HCHO एक्सेस में है तो क्या किया जाए. अगर एक्सेस में है और मैं आपसे कहूँ एक बार और फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास फिर से बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में, लेकिन इस बार जो मेरे पास रिएक्टेंट है, मतलब ये वाला रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट में आपको देखने को मिलेगा कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं. मतलब इस कीटोन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है. तो जब हाइड्रोजन नहीं होता तो उस वक्त कौन सी रिएक्शन होती है, उस वक्त रिएक्शन होती है कॉल्ड एज कैनिज़ारो रिएक्शन. कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन में ये होता है कि आपके पास कोई दो स्पेसिफिकली कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एक आपके पास ये होता है और एक आपके पास ऐसा कोई दो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं. उन कार्बोनिल कंपाउंड्स में से एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन. मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है एसिड और दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है अल्कोहल, मतलब सॉरी रिड्यूस होकर बन जाता है अल्कोहल. तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा एसिड, और इस डबल बॉन्डो को हो जाएगा रिडक्शन, इसको बोल देंगे क्या, रिडक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये अल्कोहल बन गया, यहाँ OH आ गया. तो फाइनली क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जब प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा, CH2OH, यहाँ OH आ गया और ये भी OH हो गया. ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया. और ये जो HCO, ये जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड फाइनली आपका फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इससे मेरे को लगता है मेरे को ज्यादा मतलब नहीं है, फॉर्मिक एसिड आपके पास ये आ गया. तो आपके पास फाइनली ये प्रोडक्ट आया. अच्छा, एक और बात बताने वाली, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने इसको कैनिज़ारो रिएक्शन बोला, कैनिज़ारो तो टिपिकली किसकी रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड्स की रिएक्शन होती है. ये तो कीटोन है, आपने इसको कैनिज़ारो क्यों बोला. तो सही है भाई, अगर नहीं बोलना चाहते हो तो कैनिज़ारो नाम मत दो इसे. इस रिएक्शन को चाहो तो कैनिज़ारो शब्द का प्रयोग मत करो, चाहो तो.
ठीक है, क्यों? क्योंकि टिपिकली कैनिज़ार रिएक्शंस तो एल्डिहाइड्स के लिए होती है, कीटोन्स के लिए नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म तो वही चलेगा, काम तो वही होगा जो कैनिज़ार में होता है। बस आप उसको नाम नहीं देना चाहते तो मत दो चाहे तो। ठीक है जी। तो एक आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड ये था, एक ये था, एक का ऑक्सीडेशन कर दिया, एक का रिडक्शन कर दिया। यू कैन से काइंड ऑफ कैनिज़ार रिएक्शन हमने कर दिया। ठीक है जी। फाइनली ये प्रोडक्ट आ गया आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप। मतलब ये इतना सब कुछ करने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। अभी इसने क्या बोला, अभी बोला कि HCHO H प्लस आयन की प्रेजेंस में आपने रिएक्ट कराना है इसके साथ। तो इसके साथ जो आप ये रिएक्शन करा रहे हो ना, ये बहुत फेमस सी रिएक्शन है। मैं आपको जल्दी से एक बार याद दिलाता हूँ। देखिएगा, जरा जल्दी से एक बार याद करते हैं तो क्या दिखा आपको। मैं आपको बताता हूँ एक आपको शायद याद आए कि कीटोन एल्डिहाइड पे अगर आपके पास कोई एल्कोहल आ जाए, ठीक है, तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स उस अल्कोहल के जुड़ जाते थे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे बना देते थे OR। इसको बोलते थे एसिटल। याद आया? तो इसको बोलते थे एसिटल। एक इस तरह का रिएक्शन होने के चांसेस होते थे। अच्छा, इसी को ही आपको याद है कि कुछ ऐसा भी कर सकते थे, कोई कीटोन एल्डिहाइड है, उस पे 2 अल्कोहल ना लेके कोई ऐसा सा स्ट्रक्चर ले लो जिसके पास 2 OH हो। तो होता क्या था, तो भी यही होता था कि ये क्या होता था, ये जो पूरा पोर्शन होता था, ये पूरा पोर्शन जाके इससे जुड़ जाता था, और इन शॉर्ट आई कैन से कि यहाँ का O, यहाँ का H और यहाँ का H, ये H2O लॉस हो जाता था, और आके क्या होता था, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन पे जुड़ जाता था, ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन पे जुड़ जाता था, और ऐसा करके ये एसिटल फॉर्मेशन कर लेते थे इस तरीके से। मैं इस रिएक्शन को इसके साथ दिखाना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो क्या कह रखा है, कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, किसकी? अल्कोहल की। तो ये अल्कोहल्स हैं, दो OH OH आपके पास हैं, इसके आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हो किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो एसिटल ही तो बनेगा। तो मतलब क्या बनेगा देखना जरा, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बना के दिखाता हूँ। आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को मैं जल्दी से एक बार बनाऊँ। ये क्या बना? ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, ऐसा बना, ऐसा, ऐसा, ऐसा। यहाँ पे एक OH है, मैं इसको थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक OH है। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कौन आया? इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आया फॉर्मल्डिहाइड एसिडिक मीडियम में। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या है, ये H2O निकल जाएगा, और ये H2O निकलने के बाद ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे एसिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको कुछ ऐसा सा नजर आएगा। यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ, और आपके पास कार्बन यहाँ, जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऐसा कुछ नजर आना चाहिए। एक बार ढूंढो जरा, क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए में आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन ए में आपको इस सेम टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आया। यहाँ पे भी यही है, 2 CH3 यहाँ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से आपका CH2 ऊपर जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो आप पढ़ते हो ना, एरोमेटिक एनिड देयर रिएक्शन और बेंजीन एनिड्स रिएक्शन, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि बेंजीन और उसकी रिएक्शंस, जहाँ पे आप फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ते थे, जहाँ पे आप क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सब पढ़ते थे, तो वो उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो अगर आप देखो तो एक एक करके हमें चारों रिएजेंट्स देखने हैं, और देखना चारों रिएजेंट्स में से कौन कौन है जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन आपको दे देगा। तो ये चारों रिएजेंट्स को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे मान लो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास जो रिएजेंट है, क्योंकि देखो भाई टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाने के लिए मेरे पास रिएजेंट क्या होना चाहिए? मेरे पास रिएजेंट होना चाहिए ये कार्बोकैटायन विद हैविंग 3 CH3, 3 CH3 के साथ एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ होना चाहिए, तब जाके ये इसके ऊपर लगेगा। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन ऐसे बनेगा। अब आप मेरे को बस ये देखना है इन चारों ऑप्शन में से किस किस ऑप्शन में मेरे पास ये बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट, मतलब ये कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। जिसमें कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा हम बोल देंगे ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना? तो एक एक करके जरा पकड़ते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए को ही मैंने पकड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए में जो मेरे को नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है? वो मेरे को एक 3 डिग्री कार्बन नजर आ रहा है, जिसके पास 3 CH3 जुड़े हुए हैं और एक Br है। ठीक है, और इसको इसने ट्रीट किसके साथ करा हुआ है? इसको इसने ट्रीट करा हुआ है किसके साथ? इसने ट्रीट करा हुआ है NaOC2H5 के साथ। ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो क्या करेगा, ये तो यहाँ पे E2 रिएक्शन कर देगा, और E2 रिएक्शन करा के तो ये ऐसा कुछ बना देगा। ये तो ये बना रहा है, और इसके बनने से कैसे ES होगा? हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, तो ये तो कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये कार्बोकैटायन तो जनरेट कर ही नहीं पा रहे, और जब नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली ये आपका आंसर नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए को तो मैं काट दूं, ये तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं चेक करूं तो उसमें क्या है, उसमें आपके पास है ये यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आपने AlCl3 ले रखा है जो कि एक ल्यूइस एसिड होता है, आपको पता है। ल्यूइस एसिड की पूरी पूरी टेंडेंसी होती है कि वो क्लोरीन को लेके चला जाएगा और यहाँ कार्बोकेटाइन बनवा देगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन की आपको पता है एक टेंडेंसी होती है जिसमें कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन यहाँ नजर आ रहा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव इस पे आ जाएगा। ऐसा होता इसलिए है ताकि आपको स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए आपके मॉलिक्यूल्स की। फिलहाल ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया ये रीअरेंजमेंट करने की वजह से। तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट करने के बाद आपके पास ये वाला केटायन बन गया, तो ये हमारा आंसर होगा, ये होगा जी हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से जरा ऑप्शन नंबर सी और डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है, और इस पे आपने क्या डाल दिया, इस पे आपने H प्लस आयन डाल रखे हैं, H2SO4। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H प्लस आयन जाके मार्कोनिकॉफ से अगर जुड़ेंगे तो उस हिसाब से तो यहाँ पे ये H प्लस आयन ऊपर वाले इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे और इस वाले कार्बन पे, नीचे वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बोकेटाइन बनाएगा ये, है ना। मैंने क्या बोला, H प्लस आयन यहाँ जाके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन पे और ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये चीज बन गई, टेट्राब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास, बन गया। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर है। सिमिलरली अगर मैं देखूं अपने लास्ट को, लास्ट वाला, लास्ट ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता ही है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा भयानक नहीं है, सिंपल है। आपने यहाँ OH लगा रखा है, तो इस OH को आपने क्या दिया, कोई ल्यूइस एसिड दिया, लेट से BF3 दिया। ठीक है, ये जो ईथर लिखा हुआ है ना, इस ईथर से ज़्यादा मतलब नहीं, ईथर तो सॉल्वेंट है, तो ईथर हमारे रिएक्शन में कोई ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो ये जो OET होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसको देख के ना घबराएं, सिंपली इसने BF3 देने की कोशिश करी और BF3 भी एक ल्यूइस एसिड है। तो BF3 जो ल्यूइस एसिड है वो भी क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इस ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, OH था, इसने मान लो यहाँ पे BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, समथिंग पॉजिटिव समथिंग माइनस, ये डेटिव बॉन्ड बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में डेटिव बॉन्ड टूट जाएगा टू गिव यू कार्बोकेटाइन। यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि आपका कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये कार्बोकेटाइन भी रीअरेंजमेंट करेगा जैसे इस वाले ने करी थी, कि ये वाला हाइड्रोजन जाके इससे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, फाइनली आपके पास ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन तो ये वाला कार्बोकेटाइन है, अगर ये जनरेट हो गया तो ये आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी, option number C, and option number D. And this question is from the section called क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मैंने आपको बोला चैप्टर, वो एक्चुअली आपका नॉर्मल CBSE में, नॉर्मल आपके बोर्ड एग्जाम्स में, रिटन एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। ये चैप्टर कहाँ से है, ये चैप्टर आपका है जो प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जो हम लैब में जाके प्रैक्टिकल्स करते हैं, जिसमें हम कैटायन एनायन के डिटेक्शंस करते हैं, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और ये फेमस चैप्टर है, इसको आपको करना चाहिए अगर आपको जेई एडवांस और जेई मेंस क्लियर करना है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बहुत फेमस सी रिएक्शन होती थी, थायोसल्फेट की रिएक्शन Ag प्लस आयन से करा रहा है। तो होता क्या है, अगर आपके पास Ag प्लस आयंस ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, और थायोसल्फेट कम हो, तो ऐसा क्या होता है, H2O3 2 माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होके बनाते क्या है, ये दोनों सिल्वर का थायोसल्फेट बना लेते हैं, जिसके वाइट पीपीटी नजर आ जाते हैं। एक तो ये टिपिकल सी रिएक्शन होती है। लेकिन अगर वहीं उसका उल्टा हो, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास क्या हो, आपके पास Ag प्लस आयन हो और H2O3 बहुत एक्सेस में हो, अगर ऐसा हो, ये एक्सेस में हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये क्या बना लेता है, ऐसे केस में ये इसका कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो Ag का थायोसल्फेट वाला एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो आपको पता है Ag दो चीज़ों से जुड़ता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बाकी आपको पता है H2O3 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो जिसकी वजह से अगर दो H2O3 हैं तो उसकी वजह से आपके पास कितना हो गया, 4 माइनस हो गया। ये Ag+1 होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्लियर सोल्यूशन देता है आपको, ये सब कुछ डिसॉल्व कर देता है। तो एक्चुअली ये क्लियर सॉल्यूशन है। अच्छा, ये भी बात सही है कि अगर आप क्या करो, अगर आपके पास मान लो Ag एक्सेस में हो और उससे आप थायोसल्फेट से रिएक्ट कराओ, व्हाइट पीपीटी आए, अब व्हाइट पीपीटी में आप क्या करो, व्हाइट पीपीटी में आप डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ एक्सेस में H2O3 2 माइनस आयन, मतलब थायोसल्फेट आप डालते जाओ। तो उसमें भी क्या होगा, वो जो व्हाइट पीपीटी होते हैं वो रीडिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं और क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। वो क्लियर सोल्यूशन इस चीज का होता है। तो ये भी थ्योरी सेम है कि भाई, या तो आप Ag को लिमिटेड लेके इसको एक्सेस ले लो, उससे भी ये बन जाता है, या फिर आपके पास अगर व्हाइट पीपीटी बन जाए, उस पे अगर आप थायोसल्फेट डाल दो, तो एक्सेस में थायोसल्फेट डालने से ही व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है और ये सोल्यूशन बन जाता है। ये एक्स्ट्रा बात मैंने बताई, ये इस क्वेश्चन में वैसे जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन IIT में, IIT का फेवरेट है। IIT में कम से कम
11 से 12 बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के। कभी पैराग्राफ वाले फॉर्म में पूछा गया है, कभी कहीं इंटीजर टाइप में पूछा गया है, कभी कहीं मल्टीपल में, कभी सिंगल में, अलग-अलग जगह पे आपको ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। तो इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा वाली बात भी आपको बता दी। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करा है, उसके बाद कहता है ये जो व्हाइट पीपीटी है ना, ये कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ज़ेड में कन्वर्ट हो रहा है और ज़ेड क्या है, ब्लैक पीपीटी है। तो ये मैं आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से मेरी बात समझना कि क्या ये जो आपके थायोसल्फेट के व्हाइट पीपीटी बनते हैं ना, Ag2S2O3, थायोसल्फेट के जो व्हाइट पीपीटी बनते हैं, ये व्हाइट पीपीटी की बहुत फेमस सी बात है कि व्हाइट पीपीटी क्या है, ये व्हाइट पीपीटी को अगर आप छोड़ दो तो आंखों के सामने देखते देखते ही ये कुछ येलो में कन्वर्ट हो जाते हैं, येलो से ये कुछ ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑरेंज से ये ब्राउन में कन्वर्ट हो जाते हैं, फाइनली ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अंदर ही अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है। वो क्या चल रही है, वो एक्चुअली ये है, एक्वा सोल्यूशन तो आपको दे ही रखा है ना स्टार्टिंग में। तो पानी की प्रेजेंस में हो क्या रहा है ना, पानी की प्रेजेंस में ये जो थायोसल्फेट है, इनका डिस्प्रोपोर्शनेशन होता रहता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के बाद फाइनली आपके पास बनता है क्या है, Ag2S बन जाते हैं और साथ में H2SO4 बन जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो इस थायोसल्फेट का जो सल्फर है इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, फाइनली आपके पास Ag2S बन गया। ये जो Ag2S है ना, इस ये ब्लैक पीपीटी दिखाता है, ये होता है ब्लैक पीपीटी। तो फाइनली मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, उसके ऊपर आईआईटी बहुत बार सवाल पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया बहुत अच्छे से। तो इन रिएक्शंस को कभी मत भूलना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो देखते हैं जरा, ये कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि आपके पास कौन है, थायोसल्फेट आपके पास पहले से पड़े हुए हैं, उसमें आपने एजी प्लस आयन डाले हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले से बहुत सारे पड़े होंगे, ऊपर से आपने एजी प्लस आयन डाला है। इट मीन्स कि एजी प्लस आयन थोड़ा सा लिमिटेड है, जिसको आप बूंद बूंद करके डाल रहे हो, जिसकी वजह से ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि आपने क्या किया, थायोसल्फेट पहले से पड़े हुए थे, उसमें आप एजी प्लस आयन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो, जिसकी वजह से क्लियर सोल्यूशन बना। तो क्लियर सोल्यूशन किस चीज का बना, ये बना आपके इस कॉम्प्लेक्स का। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स तो यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। चलो जी, ये हो सकता है ये आंसर हो मे बी। ठीक है, तो आगे क्या, आगे आपसे कह रहा है कि जब एजी प्लस आयन आपने खूब सारे डाल दिए तो ये वाली रिएक्शन होगी उससे व्हाइट पीपीटी बन गया, तो आपके पास Ag2S2O3 बन गया। फिर कुछ समय के बाद एक्वस सॉल्यूशन में धीरे धीरे डिस्पोजिशनेशन कर जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और Ag2S के ब्लैक पीपीटी आ जाएंगे, तो Ag2S बन जाएगा। तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए पहले से ही फीलिंग आ रहा था, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो आप पढ़ते हैं अपने 11th क्लास का चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जो मेन बात है वो है इन्वर्स शुगर। और इस क्वेश्चन में काफ़ी सारा डाटा आपको अननेसेसरी दे रखा है, ताकि रिएक्शन को ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिखे। अननेसेसरी दे रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुक्रोज के स्पेसिफिक रेडिएशन की, माल्टोस की स्पेसिफिक रेडिएशन की, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, होता क्या है, सिंपल सा ये रिएक्शन होता है कि अगर आपके पास कोई सुक्रोज है, तो सुक्रोज को अगर आप क्या करा दो, सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो ऐसे में क्या होता था, ऐसे में आपका डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता था। ये एक टिपिकल सी रिएक्शन होती है जो कि आपको एनसीईआरटी से याद होनी चाहिए, बकायदा याद होनी चाहिए। इसके ऊपर आईआईटी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये इतनी बात तो आपको पक्का पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपसे ये क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एल माइनस ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रेडिएशन है वो है कितना, -52। एल माइनस का बोला इसने, लेकिन डी प्लस का कितना होगा, फिर ये डी प्लस का होगा प्लस का 52। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ डी माइनस फ्रक्टोज का, तो इसने एल प्लस फ्रक्टोज का आपको स्पेसिफिक रेडिएशन दे रखा है प्लस का 92। तो ऐसे में डी माइनस फ्रक्टोज का कितना हो गया, माइनस का 92 डिग्रीज। तो कभी कभी कुछ बच्चे मेरे से यही पूछते हैं कि सर ये सब आपने किया क्या, तो ये मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली कुछ भी नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया, एल फॉर्म थी, आपको डी फॉर्म का स्पेसिफिक रेडिएशन चाहिए था, तो आपने माइनस से प्लस कर दिया। ऐसे एल फॉर्म था, उसका आपको डी फॉर्म का स्पेसिफिक रेडिएशन चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस में था, उसको मैंने माइनस कर दिया। इस प्लस और माइनस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, ये जो माइनस लिखा है इस ये माइनस यही वाला माइनस है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव में होगी तो यहाँ ब्रैकेट में भी माइनस लिखा होता है, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में होगी इस तो यहाँ पे भी प्लस लिखा होगा। इसलिए यहाँ पे ये प्लस का 52 आया, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस लिखा। ये माइनस का 92 आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लिखा। बाकी मेन बात तो ये है कि अगर एल फॉर्म की माइनस का 52 है तो डी फॉर्म की प्लस 52 होगी। एल फॉर्म की अगर आपके पास प्लस का 92 है तो डी फॉर्म की -92 डिग्रीज होगी स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है जी। तो अच्छा, इसने जो कमेंट करवाया क्वेश्चन में, पता है क्या करवाया, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द इन्वर्टेड शुगर, मतलब ये जो मिक्सचर है, ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर आया एज अ प्रोडक्ट, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होगी। तो एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, बाय थ्योरी ये बात पक्की है कि भाई अगर आपने क्या करा, 1 मोल ग्लूकोज को अगर हाइड्रोलिसिस किया तो 1 मोल आपके पास ग्लूकोज बनता है और 1 मोल आपके पास
फ्रक्टोज बनता है। तो मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोल देता हूँ, 1 मोल सुक्रोज को अगर आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो ऐसा करने से 1 मोल ग्लूकोज बनता है और 1 मोल आपके पास फ्रक्टोज बनता है, और यू कैन से ये इक्यूमोलर बनते हैं, इक्यूमोलर कंपाउंड बनते हैं। तो अगर 1 मोल ये बना तो 1 मोल ये बनेगा, 2 मोल ये बने तो 2 मोल ये बनेगा, तो इक्यूमोलर बनते हैं। तो मैंने माना कि अगर मैं 1 मोल का हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा। तो अच्छा, तो इसने क्या पूछा, मिक्सचर की स्पेसिफिकेशन पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है कि अगर आपको मिक्सचर की स्पेसिफिकेशन आपको जाननी है तो वो क्या होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, लेट्स से कि पहला वाला फॉर्म इनटू स्पेसिफिकेशन ऑफ दी पहला वाला फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सेकंड वाला फॉर्म इनटू स्पेसिफिकेशन ऑफ दी सेकंड वाला फॉर्म। ऐसा अगर आप कर दो तो ऐसा करके अल्फा ऑफ द मिक्सचर आ जाता है, और यू कैन से स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिक्सचर आ जाता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस फॉर्म अगर आप में से कहो तो वो क्या होगा, इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो इसके मोल कितने, एक, टोटल मोल कितना है, दिस प्लस दिस, दो, क्योंकि ग्लूकोज तो ये सुक्रोज तो खत्म हो गया होगा, ये और यही पड़ा है मिक्सचर के अंदर। तो आप कह सकते हो इसके मोल्स क्या है, 1+1+1, 1/1+1, ये इसके मोल फ्रैक्शन हो गए। और इसकी स्पेसिफिकेशन कितनी दे रखी है आपको, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको पता है प्लस का 52 डिग्रीज। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। दूसरे के बारे में देखते हैं, दूसरे के बारे में क्या पता है, इसका मोल फ्रैक्शन भी यही होगा, 1/1+1, और इसका स्पीड ड्यूरेशन कितना दे रखा है आपको, माइनस का 92 डिग्रीज। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली ये हाफ है, ये हाफ है, 0.5 ये हो गए, इनको आप इसको प्लस कर देना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर देना, फाइनली आपके पास ये 20 डिग्रीज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा था कि स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस मिक्सचर इन्वर्टेड शुगर आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 20, तो वो -20, हाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, ये माइनस का 20 आएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये माइनस वाला कंटेंट ज़्यादा है, प्लस वाला कंटेंट कम है, तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। तो ये माइनस का 20 आएगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बाकी और स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोस। माल्टोस के हाइड्रोलाइसिस थोड़ी सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है, तो ये तो गलत हो गया। अगला कह रहा है is an equimolar mixture of D plus glucose D minus fructose. This is our theory. ये तो थ्योरी से सिंपल आ जाता है, D plus glucose D minus fructose बनता है, इक्यूमोलर बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। On reaction of Br2 water on inverted sugar form सैकेरिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड टाइप। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। अगर आप देखोगे ना तो ग्लूकारिक एसिड तो क्या होता है, ग्लूकारिक एसिड ये होता है कि ऊपर वाला कार्बन भी COH हो जाए, नीचे वाला भी COH हो जाए। और ये आपके पास जो ब्रोमीन वाटर लिखा हुआ है, ये जो ब्रोमीन वाटर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, ये तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहो तो देखना। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, OH यहाँ, और CH2OH यहाँ। अगर मैं इसको क्या कराता हूँ, Br2H2O से अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ जैसे कि इसने लिखा है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है, एल्डिहाइड वाला कार्बन, वो COH हो जाता है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं, ये OH यहीं रहेंगे, और नीचे वाला CH2OH भी एज इट इज रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लूकोज से बन गया ग्लूकोनिक एसिड। अब ये चाह रहा है ग्लूकारिक एसिड। ग्लूकारिक एसिड तो तब बनता है जब मैं इसको ग्लूकोज को किससे कन्वर्ट कराया, किससे रिएक्ट कराता हूँ, HNO3 से। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, ऊपर वाले कार्बन को तो COH करता ही है, सबसे नीचे वाले कार्बन को भी COH कर देता है। उसे बोलते हैं ग्लूकारिक एसिड, उसे बोलेंगे सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड तो तब बनेगा जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलूंगा। फिलहाल ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 वाटर, तो ये सैकेरिक एसिड नहीं देगा, ये तो आपका ग्लूकोनिक एसिड देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से ये क्वेश्चन है। कह रहे CCP अरेंजमेंट में आपको ये सब बातें बतानी है। काफी सारे बच्चों को शायद हो सकता है यही ना पता हो CCP क्या होता है। तो CCP में आपको बता दो, FCC को ही CCP भी बोलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपसे ये कह रहा है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन बताना है, उसके ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइस बताना है, आर और ए में आपको रिलेशनशिप बताना है, और ये बताना है कि उसका टॉप मोस्ट लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, नियरेस्ट एटम कितने होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए समझाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखना जरा। शायद आपने एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम देखा होगा, जिसमें आपको क्या दिखाता है, जिसमें आपको दिखाता है कि एफसीसी कब बनता है। एफसीसी तब बनता है जब आपके पास ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए बी सी इस टाइप के अरेंजमेंट होते चले जाते हैं। मतलब कैसे, आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास इस तरह से हेक्सागोनल टाइप एक लेयर है, उसके ऊपर आपने क्या करा, तीन एटम की लेयर इसके ऊपर लगा दी, तो ये तीन एटम इसके ऊपर लगा दिए, इसके ऊपर ये इन्वर्टेड वाले तीन एटम इसके ऊपर लगा दिए,
और फिर उसके बाद फिर से ये 6 एटम वाली लेयर आपने यहाँ पे लगा दी। तो अगर आप देखोगे तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, एबीसी अरेंजमेंट करते जाते हैं, तब जाके कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनता है और ये एफसीसी का रूप ले लेता है। तो मतलब आपको ये बात तो पक्का पता होना चाहिए, एबीसी अरेंजमेंट जब भी होंगे तो आपका एफसीसी बनेगा। तो फिलहाल आपसे ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो टॉप मोस्ट लेयर है क्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर एफसीसी का तो 12 ही होता है। कुछ बच्चे इसको टिक लगा के आ गए, इसको सही बोला, लेकिन एक्चुअली में ये आंसर सही नहीं था। इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसने बोला टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब ये है कि आपको पता है ए बी सी इस तरह से चलता जा रहा है, ए बी सी। कह टॉप मोस्ट लेयर मतलब है कि बिल्कुल आप ये कह दो कि कोई ऊपर लेयर मानो ही मत कि यहाँ पे ये लेयर है ही नहीं, यही रुक गया, बिल्कुल बस यही रुक गया, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो अगर मैं ऐसा जानने की कोशिश करूं, तो मैं एक बार जल्दी से बना के देख लेता हूँ। मैं देखता हूँ, मान लो आपके पास क्या था, आपके पास कुछ ऐसा था कि आपके पास पहले ये अरेंजमेंट्स थे, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास एक ट्राइंगल था, फिर आपके पास एक ट्राइंगल था, फिर आपके पास ये अरेंजमेंट थे, फिर आपके पास एक ट्राइंगल था। इस तरह से ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि आप ये मान लो कि इसके ऊपर है ही नहीं, इसके ऊपर अरेंजमेंट है ही नहीं, मान लो कि यहीं रुक गया है। तो अभी बताओ जी, अभी इसका जो बीच वाला एटम है, मान लो किसी एटम को, इस एटम को पकड़ लो, ये एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके नियरेस्ट एटम कितने होंगे। तो इसके नियरेस्ट एटम आपको कितने दिख रहे हैं, 6 तो आपको ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 3 इसके नीचे दिख रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन अगर यही कंटिन्यूएशन चलता रहता, ऊपर फिर से 3 की लेयर होती है, फिर से 3 की लेयर होती है, फिर से 6 की लेयर होती, तो ऐसे में आप बोलते कि इस वाले एटम के आसपास क्या है, 6 ये है, 3 नीचे है, 3 ऊपर है, तो 12 हो जाता है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, अगर कंटिन्यूस लेयर में मान के चले तो। लेकिन ये कह रहा है कंटिन्यूस मानो ही मत, ये कह रहा है कि आप यहीं पर रुक जाओ, कहीं एक जगह पे रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, चाहे इस पर रुक जाओ, किसी एक जगह पे रुक जाओ। मैं इस पे आके रुक गया। तो लेट्स से मैं इस पे जैसे ही आके रुका, तो वैसे ही इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो इसके आसपास कितने एटम्स है, इसके आसपास आपके पास 6 एटम्स ये हैं, 3 एटम्स नीचे हैं। इसका नियरेस्ट नेबर कितना आएगा, इसका नियरेस्ट नेबर तो आपका 9 आएगा, 12 नहीं आएगा। लेकिन अगर यही कंटिन्यूएशन मानूंगा तो नियरेस्ट नेबर आपके पास 12 आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 12 आता है। लेकिन इसने टॉप मोस्ट लेयर बोला, इसलिए ये यहीं पे रुकना पड़ेगा मेरे को। अब मैं बोलूंगा इसका 12 नहीं, इसके नियरेस्ट नेबर तो 9 आएंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए सब बनाया था। मैं इसको फटाफट से जरा हटा देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ी सी जगह हो जाए, और जगह होने के बाद फिर मैं आपको बाकी चीजें और चीजें बता सकूँ। देखिएगा, तो एक बार जगह होने के बाद मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ, और चीजें किस किस चीज पे कमेंट कराने को कह रहा है आपसे। ये कमेंट करवा रहा है किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे। पैकिंग एफिशिएंसी पे, ए और आर के रिलेशनशिप पे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं एफसीसी का, तो एफसीसी का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है। एफसीसी का सिंपल स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास एक एक एटम तो कहाँ होगा, एक एक एटम तो हर कॉर्नर पे होगा। तो एक एक एटम तो हर कॉर्नर पे बना दो, और एक एक एटम कहाँ है, एक एक एटम आपका हर फेस पे होगा। जैसे यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, पीछे वाले फेस पे एक एटम और सामने वाले फेस पे एक एटम। आपको अगर ए और आर का रिलेशनशिप पकड़ना होता है, तो आप उस लाइन को पकड़ते हो जहाँ पे 2 3 एटम कम से कम एक दूसरे डायरेक्टली टच में हो। तो डायरेक्टली टच में एटम होने वाली लाइन कौन सी है, वो है ये डायगोनल। आपको ये डायगोनल पकड़ना होगा, तब जाके आपको पकड़ में आएगा कि रिलेशनशिप क्या है ए और आर का। तो अगर मैं इस वाले एटम, इस वाले लाइन को देखूं, तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, फेस डायगोनल है। ये फेस डायगोनल में आपको एक तो ये कॉर्नर वाला एटम दिखेगा, एक ये कॉर्नर वाला एटम दिखेगा, और बीच में आपको ये वाला एटम दिखेगा, वो यहाँ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, ये आपका फेस सेंटर है। अगर ऑब्वियसली अगर ये ए है, ये भी अगर ए है, तो ये जो आपका ये जो लाइन आ रही है, वो लाइन क्या हो जाएगी, वो लाइन आपकी हो जाएगी √2 है। इसका मतलब है ये जो रेडियस है, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, ये तीसरा रेडियस और ये चौथा रेडियस, 4 रेडियस मिलके क्या बना रहे हैं, √2a बना रहे हैं। ये आपको पकड़ में आया। तो ए क्या होगा, ए होगा आपका 4r/√2। दैट इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2√2r। तो आपसे ए और आर का रिलेशनशिप ही आपसे पूछ रहा था। ए और आर का रिलेशनशिप आपसे कह रहा था, क्या यही आ रहा है, कह रहा है द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो बिल्कुल सही है, ये हमने निकाल के देखा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अभी चलते हैं सी ऑप्शन पे। लेट से सी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी का जेड इफेक्टिव पता है, अगर आपको एफसीसी का जेड इफेक्टिव पता है, तो जेड इफेक्टिव के इक्वल होते हैं आपके क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
और अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड जानने हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा क्या होते हैं, 2 इंटू जेड इफेक्टिव होते हैं, ये होता है। ठीक है जी। ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, ये किसके लिए होल्ड करता है, ये या तो एचसीपी के लिए होल्ड करता है या फिर एफसीसी के लिए होल्ड करता है, सबके लिए होल्ड नहीं करता है। आप इस बात को ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एफसीसी के लिए आप कह सकते हो और अपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए मतलब एचसीपी के लिए आप ये बात कह सकते हो कि जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड है हमेशा 2 इंटू जेड इफेक्टिव होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑलवेज इक्वल टू जेड इफेक्टिव होगा। आपको याद होगा कि एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना आता था, वो कुछ ऐसा आता था 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, ऐसा कुछ आता है जिससे आपका जेड इफेक्टिव 4 आ जाता था। इसका मतलब है कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होंगे, यहाँ पे लिख दूं क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड आपके 8 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके 4 होंगे। ये समझ में आया। अब आपसे क्या करें, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड पर एटम इज 1:2। तो सही बात है, रेशियो के हिसाब से कह रहा है एक्चुअली। अगर रेशियो वाइज चलोगे तो 1:2 का ही रेशियो आएगा, 1:2 का रेशियो आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो बी कह रहा है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकालते थे कि मैं आपसे बोलूं कि टोटल वॉल्यूम नीचे डिवीजन में रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर रहेगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जेड इफेक्टिव होता है 4, 4/3 पाई आर क्यूब अगर मैं इसका कर दूं यहाँ पे और नीचे ए क्यूब से डिवाइड कर दूं और इंटू 100 कर दूं, तो ऐसा करने से मेरे पास परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि मेरे को देखो एक ये भी रिलेशनशिप पता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ए की जगह पे 2√2 r लिख दूं, 2√2 r लिख दूं, तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, सिर्फ पाई की टर्म्स में आपके पास कुछ न्यूमरल वैल्यू रह जाएगी। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, वो आएगा पाई/3√2 इंटू 100। दिस विल कमिंग आउट टू बी कितना, 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, 74% आएगा। बहुत फेमस बात है, आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी का कितना होता है, 74% होता है, एचसीपी का भी इतना ही होता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब कि आपके कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट है इस क्वेश्चन के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये तीन ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको काफी बार कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, लेकिन ये एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे लास्ट लेयर। मान लो ये अज्यूम करो कि कंटिन्यूएशन नहीं है, सबसे ऊपर वाली लेयर का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर का अगर बताओगे तो आप किस पे पहुंचोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 पे पहुंचोगे, नियरेस्ट नेबर 9 आएंगे, 12 नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो करेक्ट है वो है बी, सी और डी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि H2 से H प्लस आयन बन रहा है और M4 प्लस से M2 प्लस आयन बन रहा है। इसका मतलब है कि मैं जल्दी से लिख लूं, एनोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे क्या चल रहा है और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, जरा लिख लेते हैं। जैसा कि इसने यहाँ पे दे दिया H2 से H प्लस आयन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, H2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा और ऐसा करके ये 2 H प्लस आयन बना रहा होगा। एक तो ये हो रहा है। कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे इसने बोला M4 प्लस आयन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और ये आपका क्या बना रहा होगा, ये आपका M2 प्लस आयन। एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो रही होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रही होगी H2 प्लस M4 प्लस आयन is giving 2H प्लस आयन प्लस M2 प्लस आयन। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। तो इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आपको बड़े प्यार से समझ में आ ही जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन का लेना और देना चल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना और देना चल रहा है, तो अगर मेरे को नस्ट इक्वेशन का ही यूज करनी पड़ी और n लगाना होगा तो n की वैल्यू 2 डालूंगा। फिलहाल तो इतना समझ में आया। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिख दूं कि ई सेल, तो वो क्या होगा, वो होगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ, यू कैन से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर M2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय M4 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू ये जो है ना H2, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका गैशियस है। गैशियस होने के कारण की वजह से यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, यहाँ पे दे रखा है देखो, H2 का जो पार्शियल प्रेशर है 1 बार दे रखा है, H प्लस आयन आपको 1 मोलर दे रखा है। इनकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन के रेशियो दे रखा है 10 पर x। तो मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, ये मेरे को दी गई है 0.092। ई नॉट सेल कितना दिया गया है, 0.151। ये कितना है 0.059 डिवाइडेड बाय
n मैंने आपको पहले ही बोला था 2 होगा। लॉग ऑफ क्या हो गया, ये तो हो गया आपका 1, 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया। m2 प्लस बाय m4 प्लस आपको 10 पावर x दे रखा है, तो यहाँ पे मैं सीधा 10 पावर x ही ना लिख लूं। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.151 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2, ये जो पार है इसको मैं बाहर ले लूं यहाँ x, और ये हो जाएगा log 10। log 10 आपको पता है 1 होता है, तो इसे तो हटा ही दो। ठीक है जी, तो सीधा सीधा आपके पास वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ x ही बचा, यहाँ से x कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से अगर आप x कैलकुलेट करोगे तो x विल कम आउट टू बी 2। मैं फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने, मैंने बोला log 10 तो 1 होता ही है, इसको तो हटा ही दो। फिर इतनी बची हुई इक्वेशन में सिर्फ x नहीं पता, इस x को कैलकुलेट कर लो, तो ये x कैलकुलेट करने पे आपका आएगा 2। दैट्स व्हाई योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड पी ब्लॉक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक में भी जो नाइट्रोजन फैमिली है बेसिकली वहां से ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात। देखना जरा, सबसे पहली बात क्या कही गई है आपसे, कहा गया है कि HNO3 को रिएक्ट करा दो किसके साथ, HNO3 को रिएक्ट करा दो P4O10 के साथ। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, अभी कुछ साल पहले आईआईटी ने एक पैराग्राफ पूछा था, उस पैराग्राफ में भी ये सेम रिएक्शन रिपीट करवाई थी आईआईटी ने। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एक्चुअली में होता क्या है, ये जो P4O10 है ना, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब है कि ये क्या करेगा, इसमें से पानी निकाल देगा। और एक रिवर्स रिएक्शन में आपको, एक्स्ट्रा रिएक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत फेमस रिएक्शन होती थी। N2O5 क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, और इसमें अगर पानी मिलाते थे तो इससे क्या बन जाता था, इससे आपका +5 वाला ही एसिड बन जाता था नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे क्या बन जाता था, यहाँ से बन जाता था HNO3, और HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, क्या बोला मैंने, मैंने बोला एक एक्स्ट्रा रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे बताई, N2O5 एक्चुअली में अगर आपके पास अगर हो, उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं तो ऐसा करने से HNO3 बन जाता है। जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि जितने ऑक्सीडेशन स्टेट का नाइट्रोजन होगा ऑक्साइड में, उसमें पानी डालोगे तो उतने ही ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका ऑक्सी एसिड बन जाएगा उसका। तो मतलब नाइट्रोजन का +5 वाला ऑक्सी एसिड बन जाएगा, दैट इज HNO3। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर पानी डालूं तो HNO3 बन जाएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ P4O10 HNO3 में से पानी निकाल लेगा, तो मतलब अगर इसमें से पानी निकालोगे तो N2O5 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन इस तरह से क्रैक हो जाती है, जो कि अगर आपको इस तरह से नहीं भी याद है तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस पढ़ो। एनसीईआरटी में जहाँ पे नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड दिए गए, वहां पे एक एक प्रिपरेशन सबकी दी है। तो N2O5 की प्रिपरेशन जहाँ पे दी गई है, वहां पे टिपिकली यही रिएक्शन दिखाई गई है। आपको बोला गया है कि P4O10 अगर आपके पास है, तो उस P4O10 में अगर आपने डाल दिया क्या, HNO3, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं N2O5। ये बनाएगा N2O5, साथ में बनाएगा क्या, N मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज HPO3। ये बन जाएगा। अभी फिलहाल इसका तो, इससे तो ज्यादा मतलब है ही नहीं, हमें तो ये पूछ रहा है कि इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बना, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो बना N2O5। N2O5 के ऊपर इसने क्वेश्चन डिजाइन कर रखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। N2O5 के स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ रहा है, शायद डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये पूछ रहा है, NN बॉन्ड है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बार बना ही देते हैं फिर। अगर N2O5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो टिपिकल सा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, NON, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। ये आपके पास टिपिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा N2O5 का। N2O5 का स्ट्रक्चर, इनफेक्ट आपको सारे ही नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं सबका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आप देखोगे रिपीटेडली बार बार आईआईटी इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। कौन कौन पैरामेटिक और कौन कौन डायमेटिक, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो फिलहाल अगर मैं देखूं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, अगर मैं इसका लिखूं तो नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ इसने 4 बना रखे हैं तो +1 देना पड़ेगा। ऐसे इसने भी 4 बना रखे हैं, इसको भी +1 देना पड़ेगा। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बना रखे हैं, यहाँ कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 ही वो बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ने बनाने चाहिए थे 2 बॉन्ड, बना रखा है 1, इसलिए यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस लगाना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसा करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ प्लस माइनस लिख देते हैं। कुछ लोग यहाँ डेटिव बॉन्ड दिखा देते हैं, तो प्लस माइनस ना लिख के यहाँ डेटिव बॉन्ड दिखा दो वो भी चलेगा। दोनों तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फिलहाल देखते जरा, एक ऑप्शन तो शायद मेरे को पकड़ में आ गया, ये कह रहा है कि इट कंटेन NN बॉन्ड। क्या इसमें NN डायरेक्टली NN अटैच है आपस में, नहीं अटैच है, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। देन कह रहा है इज इट डायमैटिक, ये बिल्कुल सही है, ये डायमैटिक है। आपको ये, वैसे तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायमैग्नेटिक ही होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स में कौन कौन डायमैग्नेटिक और कौन कौन पैरामैग्नेटिक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, आपको ये याद होना चाहिए। तो जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये आप हमेशा याद रखना। और एक NO2,
कौन बोला मैंने? NO2। इन दो को हमेशा याद रखना, ये दोनों के दोनों आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं वो सब डायमैग्नेटिक होते हैं। तो अगर इसने आपसे फिलहाल ये पूछा है तो ये डायमैग्नेटिक है, तो ये डायमैग्नेटिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, डायमैग्नेटिक है। दूसरा क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि ये जो आपने बनाया है यहाँ पे N2O5, क्या इसको P4 और HNO3 को आपस में रिएक्ट करके भी बनाया जा सकता है? गलत बात है भाई, ऐसे नहीं बनाया जा सकता। ये रिएक्शन भी अगर आप देखोगे, टिपिकली ये रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई दिखेगी, जहाँ पे P4 के रिएक्शंस हैं। तो आपको दिखेगा कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं P4 को रिएक्ट कराता हूं HNO3 से, तो ऐसा करने से एक आपकी रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का हो जाएगा रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा H3PO4, और इसका रिडक्शन होके बन जाएगा क्या? NO2। तो ये आपकी टिपिकल सी एक रिएक्शन है, अब साथ में पानी भी बनेगा। तो ये एक रिएक्शन होती है, तो इससे आपका टिपिकली N2O5 तो नहीं बन रहा, तो इसलिए करेक्ट गलत ऑप्शन हो गया। तो ये कह रहा है क्या आपके सेम चीज बनेगी इन दोनों को रिएक्ट करा के? सेम चीज नहीं बनेगी, यहाँ तो कुछ और बन रहा है। ठीक है जी। लास्ट रिएक्शन है आपकी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा ऐसा कंटेंट है जो हम कहते हैं कि कभी कभी जरूरी नहीं कि बिल्कुल टिपिकली एनसीईआरटी है, कभी कभी कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर ये पूछ सकता है, उसके लिए जीडीली पढ़े, यहाँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये रिएक्शन आपकी टिपिकली एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेगी इस सेक्शन में, जहाँ पे N2O5 की कहानी है। ये रिएक्शन क्या कर रहा है? सोडियम से आपने किसकी रिएक्शन कराई? 2O5 की। इसका मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है क्या? ये कहना चाह रहा है N2O5 की अगर मैं सोडियम मेटल से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? तो इसकी रिएक्शन कराने पे बनता है NaNO3। तो एक्चुअली में बनता है NaNO3, और NaNO3 बनने के साथ साथ आपका इवॉल्व होता है NO2 गैस। और NO2 गैस तो आपको पता है ये ब्राउन कलर की होती है। तो ये आपसे यही पूछ रहा है क्या इन दोनों की रिएक्शन कराने के, इसको सोडियम से रिएक्शन कराने के बाद ब्राउन कलर की गैस निकल रही है? तो आप बोलोगे हाँ जी, इससे ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये आपका क्या है? ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो लास्ट वाले रिएक्शन थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन है, एनसीईआरटी में शायद ज्यादा ना दिखे, लेकिन बाकी सब रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दिखेंगी। तो इसलिए लास्ट वाले रिएक्शन जैसी रिएक्शंस को करने के लिए आपको टिपिकली अपनी एनसीईआरटी से बाहर भी थोड़ा बहुत कभी कभी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग में किस जगह से ये क्वेश्चन है? ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये क्वेश्चन है, एमओटी का क्वेश्चन है। एमओटी के क्वेश्चन में इसने एमओटी के डायग्राम ये बनवाना चाह रहा है आपसे, C2 माइनस का, O2 2 प्लस का, O2 का, N2 N2 प्लस 1 का, N2 1 माइनस का, हीलियम 2 प्लस का। तो इन सब के अगर एमओटी आपको बनाने आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, तो आप ये क्वेश्चन बड़े प्यार से कर लोगे। मैं एक एक करके सबके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स दिखाता जाता हूँ, और एक बार जल्दी जल्दी से आंसर पकड़ लेते हैं, जरा देखते हैं। तो देखिएगा जरा, इस वक्त जो मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो किसका है? वो है C2 मॉलिक्यूल का। मेरे को निकालना है C2 2 माइनस का। C2 2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको पता है C2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 के अंदर होंगे 12, और 12 के ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे जरा देखते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैंने जो डायग्राम अभी उठा रहा था डायरेक्टली जो मैंने डाल दिया यहाँ पे, वो C2 का था। फिलहाल इस C2 पे जब आप क्या करोगे, C2 पे जब आप C2 2 माइनस बनाओगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लगाने पड़ेंगे, तो एक यहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, ये बन गया C2 2 माइनस का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक होगा। तो फिलहाल ये कह रहा है कि इज इट डायमैग्नेटिक? हाँ जी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। C2 2 माइनस डायमैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे आपके क्या हैं? पेयर्ड है। ठीक है, अच्छा इसको अगर आप थोड़ा और अच्छे से दिखाना चाहो तो मैंने थोड़ा सा गलती करी, इसको ऊपर को और इसको नीचे को दिखाना, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है जी, तो ये ज्यादा बेटर है, इस तरह से दिखाओगे तो सारे के सारे पेयर्ड आ रहे हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब मैं चलता हूँ ऑप्शन नंबर बी पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। ये इस वक्त जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने डायरेक्टली उठाया वो O2 का है। O2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में आप देखोगे तो आपको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे हुए दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 इलेक्ट्रॉन आपको कुछ इस तरह से भरे हुए दिखेंगे। इन 16 इलेक्ट्रॉन्स में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया तो वो क्या होगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो है बॉन्डिंग, 10 माइनस 1 2 3 4 5 6, 10 माइनस 6 बाय 2 दैट इज 4 बाय 2, दैट इज नथिंग बट कितना? 2। इसका मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। तो O2 2 माइनस O2 2 प्लस, ये 2 प्लस पूछना चाह रहा है ना आपसे। O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो O2 2 प्लस में क्या होगा?
एक्चुअली ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएँगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएँगे तो आप ये मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है हमारे पास और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ इतने बचे। तो अगर इतने बचे तो हमने कहाँ से हटाए? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटाए कहाँ से? एंटी बॉन्डिंग से। तो इसका मतलब इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ये आएगा 10 - 4/2 दैट इज़ नथिंग बट 6/2। इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो एक का बॉन्ड ऑर्डर आया 3, एक का बॉन्ड ऑर्डर आया 2। तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर अरेंज करूँ किसके? O2 और O2 2- के, तो बॉन्ड ऑर्डर O2 2+ का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है और O2 का बॉन्ड ऑर्डर आपका कम आ रहा है। और आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो ये इसका उल्टा चलेगा। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली जिसका ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा चलेगा। तो ये क्या कहना चाह रहा था? ये कहना चाह रहा था O2 2+ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, O2 2+ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। गलत लिखा हुआ है, O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, O2 2+ की कम है, इसलिए ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो गलत हो जाता है। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे, N2 और N2+1 और N2-1। इनके स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश करते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, सो डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है N2-1-। इसका मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इसके पास है। 15। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स देखना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो हो गए आपके बॉन्डिंग में। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने? 1 2 3 4 5। तो 10 - 5/2, this will give you 5/2। 5/2 is nothing but you can say 2.5। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? आपका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। सिमिलरली अगर ये आपसे कह रहा है कि आपको किसका निकालना है? N2+1। N2+1 का मतलब तो ये है कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को भी गायब कर दो, इसको भी गायब कर दो। अगर आपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन गायब करने के बाद अब आपके पास कौन आया? N2+1। ठीक है। N2+1 में से अगर आप क्या करते हो? बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? इसका कितना आ रहा है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनफैक्ट नो, यू कैन से 9 माइनस 1 2 3 4। तो 9 - 4/2 दैट इज नथिंग बट 5/2 और 5/2 का मतलब है 2.5। इसका मतलब है कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा था? N2+1 N2-1 दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो सही बात है, हमने ये चेक करा, दोनों का 2.5 आ रहा है, इसलिए इन दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है He2+ has the same energy as that of two isolated He atom। भाई टू आइसोलेटेड He एटम है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, दूर दूर बैठे हैं। भाई ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड तो होंगे नहीं, अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो ही आ रहा है इन दोनों का तो। ठीक है जी, एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे तो जीरो है। लेकिन अगर आप He2+1 का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। तो आप कैसे करोगे? 1 2 3, सिर्फ इतनी फिलिंग कर पाओगे, 1 2 3। जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2 - 1/2 दैट विल कम आउट टू बी नथिंग बट दैट इज 1/2। 1/2 इज नथिंग बट 0.5। इसका मतलब है कि इसका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इन दोनों का तो कुछ बॉन्ड ऑर्डर आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो बॉन्डिंग हो रहा है ना, कुछ तो अट्रैक्शंस है ना। यहाँ तो बिल्कुल अट्रैक्शंस नहीं है। इसका मतलब है कि इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी तो सेम हो ही नहीं सकती। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसकी और इसकी एनर्जी सेम कैसे हो सकती है? वो तो वैसे भी गलत था। अगर हम ये सब नहीं भी करते, नॉर्मल थ्योरी से भी हमें समझ में आ रहा है इसकी और इसकी बॉन्ड एनर्जी कैसे सेम हो जाएगी। बाकी हमने जस्टिफाई भी किया, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखा 0 आ रहा है, इसका देखा कि 0.5 आ रहा है, तो इसमें कुछ अट्रैक्शंस तो होंगे ही। 0.5 आ रहा है तो इसमें क्या है? इसमें आपके पास कुछ भी अट्रैक्शंस नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। ठीक है जी, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी only। And this question is from the section called carboxylic acid and its derivative। मैं वैसे तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रखे हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। कुछ मेरे को दिख रहा है कि इसमें अमीन वाला कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि ये क्या करा रहा है? ये आपसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी बीच में करा रहा है।
अच्छा, कुछ मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे इसने बोला टी क्या है, और ये जो इसने दिए हैं अमीनो एसिड्स के नाम दे रखे हैं, तो इसका मतलब इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी यूज है। तो ये तो होता ही है, आईआईटी में ऐसा होता ही है कि कुछ 2-3 चैप्टर को मिक्स करके एक अच्छा क्वेश्चन डिजाइन करेगा। तो ऐसे यहाँ पे भी कर रखा है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का दिख रहा है, इसलिए मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्लेलिस्ट में डालूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है जी। अच्छा देखिएगा, क्या क्या कह रहा है हम जरा लिखते चलते हैं। सबसे पहले कह रहा है आपके पास कोई ओ कंपाउंड है जो कि एक्चुअली में गिवन है, ये ओ है। कह रहा है इसको आपने क्या किया, इसको आपने KMnO4 से ट्रीट किया। KMnO4 से ट्रीट करने के बाद आपके पास बन गया क्या, आपके पास बन गया कोई पी, ये पी कंपाउंड बन गया। आगे क्या कह रहा है, आगे आपसे कह रहा है कि इस पी कंपाउंड को जब आपने अमोनिया के साथ हीट किया, तो ऐसा करने से आपके पास क्या बन गया, ऐसा करने से आपके पास क्यू बन गया। आगे क्या कह रहा है इस क्यू को जब आपने क्या किया, Br2NaOH से ट्रीट किया। क्यू को जब आपने Br2NaOH से ट्रीट किया, यही मैं आपसे कह रहा था, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहा होगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो जब आपने ये रिएक्शन कराई तो आपसे कह रहा है कि ये बन गया कुछ आर। अच्छा जी। और क्या कह रहा है, और कह रहा है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यू गिव्स एस। कह रहा है इसको जब आपने खूब हीट किया, तो ऐसा करने से आपके पास कुछ एस बन गया। इतनी कहानी तो आपको इसने समझाई। उसके बाद क्या कह रहा है, एस के बारे में भी कुछ कह रहा है क्या, कह रहा है कि एस को अगर मैं इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनोइट से अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो टी बन जाता है। मतलब ये आपसे पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो एस बना है, इस एस को किससे रिएक्ट कराओ, प्रोपोनोइट बनाऊं पहले। प्रोपोनोइट है मतलब एस्टर है। कैसा एस्टर है, मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर है। तो ये मैंने इथाइल एस्टर बना दिया, इथाइल प्रोपोनोइट। अब इसमें क्या कह रहा था, सेकंड कार्बन पे Br भी जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो इथाइल प्रोपोनेट। ठीक है ना, मतलब इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपोनेट, ये आपका बन गया। इससे जब आपने इसको ट्रीट किया, तो ये टी बन रहा है, जो कि एंड में आपसे ये पूछ रहा है कि टी क्या है। अच्छा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस भी है, आपको ये भी कह रहा है लास्ट में एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब लास्ट में H3O+ भी आपने दे रखा होगा। तो H3O+ फाइनली डालने के बाद तब जाके आपके पास पहले क्या हुआ, एस को आपने इससे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद आपने H3O+ दिया, तब जाके टी बना, और फिर आपसे पूछ रहा है टी क्या है। तो आपको ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है, सीक्वेंस को जानना चाह रहा है कि ये सीक्वेंस आपको अगर पूरी पकड़ में आ जाए, तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि ये आर क्या था और ये टी क्या था। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था। इस पैराग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चंस थे, एक के बाद एक। आपको दोनों क्वेश्चन, मतलब ऑब्वियसली पैराग्राफ सॉल्व कर लोगे तो दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, और आपको बड़े आराम से दोनों क्वेश्चंस के मार्क्स मिल जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम इसने आपसे क्या बोला कि आपके पास कोई बेंजीन है, जैसे कि लेट्स से इसने जो बनाया, मैं वही बेंजीन बनाया, तो ये ओ, इसको इसने क्या कर रखा है, एक कार्बन, एक और कार्बन, एक और कार्बन, ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ। कह रहा है इसको आपने KMnO4 से ट्रीट किया। तो मैं आपको बता दूं, एक फेमस सी रिएक्शन होती थी कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन है, कार्बन है और कार्बन की चेन है, चाहे वो लंबी चेन हो, छोटी चेन हो, साइक्लिक चेन हो, नॉन साइक्लिक चेन हो, बस इस बेंजीन पे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर आप KMnO4 से इसको ट्रीट करोगे, तो KMnO4 से ट्रीट करने के बाद ये जो पूरी की पूरी चेन थी, ये COH हो जाएगी, मतलब कि ये वाला कार्बन आपका COH हो जाएगा। तो ये पूरी चेन उड़ जाएगी और इसकी जगह लग जाएगा COH। इन शॉर्ट, अभी आप शॉर्टकट के लिए इतना याद रखो। तो अगर यही काम मैं क्या करूं, यही काम मैं इसके साथ भी करूं, तो मैंने क्या कंडीशन बोली आपको, मैंने बोला बेंजीन से डायरेक्टली जुड़े हुए जो कार्बन है, उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये काम होगा। तो मतलब बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन तो हो गई। ऐसी बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसके पास एक हाइड्रोजन तो हो गई। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या होगा, ये वाला कार्बन COH हो जाएगा, ये भी COH हो जाएगा, और ये सब उड़ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपका थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है, थैलिक एसिड होता है ये, दो COH लग गए यहाँ। तो मैंने क्या किया, मैं अगर फिर से रिपीट करूं, क्या किया, इस वाले कार्बन को भी COH कर दिया और इस वाले कार्बन को भी COOH कर दिया। ये बन गया आपका क्या, ये इसका नाम क्या दिया था इसने, O। ये क्या बनाया इसने, इसने बनाया P। इससे इसने क्या बोला, इससे इसने बोला कि आपने अमोनिया से रिएक्ट कराया, एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्ट कराया, फॉलोड बाय हीट। ठीक है, हीटिंग के साथ। अच्छा जी। ऐसा करने से क्या होगा ना, ऐसा करने से ये होगा कि इसके बन जाएंगे अमाइड। एक्चुअली होता है क्या, अगर आप अमोनिया से ट्रीट करके हीटिंग दे देते हो, तो ऐसा करके इसका बन जाता है अमाइड। तो ये बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने की रिएक्शन होती है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने अमोनिया दे दिया फॉलोड बाय हीट, तो ऐसा करने से कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बन गया आपकी ये वाली चीज क्यू। ये तो बना दिया मैंने क्यू। अच्छा, अब इस क्यू से क्या कह रहा था, हॉफमैन डिग्रेडेशन, मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा दो Br2NaOH की प्रेजेंस में। तो अगर आपको याद हो, हॉफमैन ब्रोमाइड क्या करता था, हॉफमैन ब्रोमाइड ये करता था, इस वाले CO को उड़ा देगा, इस वाले CO को उड़ा देगा, और ये NH2 को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे बनेगा क्या,
यहाँ बनेगा आपके पास ये बेंजीन, और यहाँ एक NH2 और यहाँ एक NH2, ये बन रहा है। ये क्या है? ये है कंपाउंड R। तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए। आर पूछ रहा था आपसे आर क्या बन रहा है, तो आर क्या बन रहा है? बेंजीन पे 2 NH2, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। हॉफमैन ब्रोमाइड कराया और ये बन गया हॉफमैन ब्रोमाइड। अगर आपको नहीं पता मैं फिर से बोल दूं, हॉफमैन ब्रोमाइड क्या होता है? अगर आपके पास अमाइड हो, अमाइड पे अगर आपने Br2NaOH डाल दिया तो इसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। ये क्या करता है? इस CO को उड़ा देता है और बना देगा RNH2। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतना काम। ठीक है जी। ऐसा मैंने यहाँ पे किया, ये CO उड़ा दिया, NH2 यहाँ लगा दिया, इसको उड़ा दिया, NH2 को डायरेक्टली जोड़ दिया। ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया? आर कंपाउंड आ गया और हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसको स्ट्रांगली हीट किया। तो ऐसा होता है अगर आपके पास पास दो COH हो, इसको स्ट्रांगली हीट कर दो तो यहाँ से H2 को लॉस कर देगा और यहाँ से एनहाइड्रेट बना देगा। ऐसे ही अमाइड अगर आपके पास हो और पास पास दो CONH2 हो, इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट कर दो तो यहाँ से अमोनिया लॉस करता है। मतलब हो गया क्या? यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 ये लॉस हो जाएगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2, ये अमोनिया लॉस हो जाएगा और यहाँ आपके पास अमाइड बन जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा यहाँ पे अमाइड। तो ये बन गया जी आपके पास अमाइड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड ओ और NH, ये बन गया अमाइड। और ये अमाइड क्या बना? ये बना आपका थैलामाइड। यहां से चैप्टर शुरू हो जाता है कौन सा? अमीनो एसिड वाला, मतलब कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर शुरू हो गया, क्योंकि अगला रिएक्शन उसने बायोमोलिक्यूल चैप्टर का डाल दिया। अब आप ध्यान से सुनना एक बात कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑब्वियसली अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज होता था, बहुत फेमस रिएक्शन है। तो वही रिएक्शन ये यहाँ पे करा रहा है। जैसे ही मैंने इसको पढ़ा था ना, ये जो ये ब्रोमो एस्टर बात बता रहा था, मेरे को ये पढ़ते ही समझ में आ गया था गैब्रियल थैलामाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी समझ में आने लगेगा देखते ही करवाना क्या चाह रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है CH3 CHBr और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, ये है बेस की प्रेजेंस में। तो बेस क्या करता है? बेस सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हटाएगा, यहाँ माइनस बनवाएगा, ये माइनस SN2 रिएक्शन दिखाएगा, इस पे अटैक मारेगा, इस Br को निकाल देगा और ये जो पूरा कंटेंट है, ये सारा कंटेंट इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। कहाँ से? ये कार्बन अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन से। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या बोला? यहाँ पे होगी SN2 रिएक्शन। कैसे होगी? सबसे पहले जो KOH होगा वो इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, यहाँ माइनस बनाएगा, ये माइनस जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, Br को निकाल देगा और ये कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। ऐसा करने पे क्या बना? मैं आप जल्दी से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे बना आपके पास क्या? बेंजीन विद हैविंग C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, या तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन था और इस नाइट्रोजन पे आपने क्या जोड़ दिया? ये सब जोड़ दिया, मतलब ये वाला कार्बन आके इससे जुड़ गया। अब इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ आप देख लो। इस कार्बन पे एक तो जुड़ा था CH3, ठीक है जी, एक था इसके पास हाइड्रोजन, बाकी ये एस्टर वाला पार्ट क्या था? C डबल बॉन्ड OET, मैंने ET लिख दिया इथाइल की जगह, C2H5 को मैंने ET लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया? इस पे पानी डाल दिया, लिखा था ना लास्ट में, आपने क्या कर दिया? एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन मतलब होता है एसिडिक वर्कअप। एसिडिक वर्क मतलब H3O प्लस आपने डाल दिया। H3O प्लस पता है क्या करेगा? H3O प्लस यहाँ से तोड़ेगा, इसको H देगा, इसको OH देगा, यहाँ से तोड़ेगा, इसको H देगा, इसको OH देगा। यहाँ से मतलब बना क्या? यहाँ से बना, ये नाइट्रोजन को मिल गए दो हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये क्या बन गया? ये बन गया आपका NH2। यहाँ पे बना आपके पास CH CH3 और ये हो गया आपके पास CO OET था ना। तो पानी डालने से आपको पता है एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और एस्टर का जब भी हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा COH। तो ये एस्टर हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ COH आ गया। तो एक तो ये पार्ट हो गया और मैंने क्या बोला था? पानी का OH चला जाएगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी पानी का OH जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये क्या था? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और पानी के OH यहाँ पे आ गए, इसलिए OH यहाँ लग जाएंगे। तो ये तो है हमारा साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो ये है जो ये पूछ रहा था आपसे टी, तो ये है आपका टी। ठीक है ना। कहाँ से पता लगा मेरे को कि ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है? क्योंकि इसने चारों नाम क्या दिए हैं आपको? चारों नाम अमीनो एसिड के दिए हैं। तो आपको इन चारों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होंगे तो ये आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आंसर तक तो हम पहुंच गए। लेकिन अब इसका नाम क्या है? इसको ग्लाइसिन बोलते हैं, वेलिन बोलते हैं, एनलिन बोलते हैं, सीरीन बोलते हैं, वो तो तब समझ में आएगा ना जब आपको इन चारों के नाम याद हो। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अमीनो एसिड वाले चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी में जो अमीनो एसिड के कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, एटलीस्ट जो स्टार्टिंग वाले कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं उनको तो याद कर ही लो। तो जैसे एलिनिन है, ग्लाइसिन है, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल्स हैं। एलिनिन गैलिनिन सॉरी ग्लाइसिन है, एलिनिन है, ये तो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर जो आपका चार्ट बना हुआ उसके पहले दूसरे स्ट्रक्चर है। तो कम से कम शुरू के 3-4 तो याद कर ही लो। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ग्लाइसिन लिखा होता है। ग्लाइसिन में क्या होता है? यहाँ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन ही होता है,
लेकिन अगर आप यहाँ पे CH3 लगा दो तो इसको बोलते हैं एलिनिन। तो फिलहाल ये क्या है, ये है एलिनिन। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा नाम से तो ही आप इसको टिक कर पाओगे। यहाँ तक कि शायद रिएक्शन तो आप कर लो, नाम अगर याद नहीं हुआ तो शायद आप इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट को छोड़ के आओगे। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कम से कम वो बेसिक शुरू के 3-4 स्ट्रक्चर्स तो आप याद कर ही लो, जो भी आपके अमीनो एसिड का चार्ट बनाओ, 20 अमीनो एसिड वहां पे बने हुए एनसीईआरटी में। तो आप अगर देखोगे तो ये क्या बना, ये बना एडेनिन। जस्ट वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस सेक्शन कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखा रहा होगा इन चारों ऑप्शन में। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको कभी ऐसा कहीं दिख रहा हो, किसी ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा हो कि कहीं पे अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हो, अगर अट्रैक्शंस कहीं पे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा हो, ए और बी के बीच में बहुत अच्छे अट्रैक्शंस हो, मतलब सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में अगर बहुत अच्छे अट्रैक्शंस हो, तो ऐसे में ये दिखाता है नेगेटिव डेविएशन। अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें ए और बी एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होना ही ना चाहते हो, एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हो, तो ऐसे में वो दिखाता है पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई अट्रैक्शंस या फिर रिपल्शंस यू कैन से, या फिर बोलो कि अट्रैक्शंस ना हो, ऐसा कोई केस दिख रहा है क्या। तो जैसे मेरे को देखो एक केस ये दिख रहा है सीधा सीधा, यहाँ पे फिनॉल है OH होगा और एनिलीन है NH2 होगा। तो इसका OH और इसका NH2 थोड़ा क्या करेगा, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वो दिखा पाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ गए उनके बीच में, अट्रैक्शंस आ गए तो ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो नेगेटिव डेविएशन का ऑप्शन है। एक तो मैंने आपको ये बताया। एक ये बेंजीन और टॉल्यूइन, ये तो मैं बार-बार आपसे बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक उठाओ। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी आइडियल सॉल्यूशन के जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं, एज़ इट इज़ उन्हें रट लो, उन्हें याद कर लो, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं और आगे भी आ सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन-कौन आइडियल सॉल्यूशंस है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है, कम से कम उतने तो आप हमेशा याद रखो। उसके अलावा चाहे बेशक याद रखो, चाहे ना रखो। तो बेंजीन टॉल्यूइन बहुत फेमस एग्जांपल है, ये बाकायदा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियसली ना तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा ना नेगेटिव, ये तो आइडियल है। ठीक है, हमें कौन सा ढूंढना है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ऐसा बोला कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे अट्रैक्शंस ना हो। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास है CCl4 और एक आपके पास है मिथेनॉल CH3OH। अगर आप देखो तो मिथेनॉल क्या है, मिथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि अच्छा खासा एक पोलर कंपाउंड है। और अगर मैं CCl4 की बात करूँ तो CCl4 आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। और अगर मैं ये बात करूँ तो अपनी केमिस्ट्री की बहुत सिंपल सी कहावत है कि लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर में पोलर चीजें डिसॉल्व हो जाती है, नॉन पोलर में नॉन पोलर चीजें डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन नॉन पोलर में पोलर, पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे में अच्छे डिसॉल्व नहीं होंगे। अच्छे डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो ये वाला केस हो गया, मतलब इनमें आपस में अट्रैक्शन अच्छे नहीं है सॉलिड सॉल्वेंट में। अगर अट्रैक्शन अच्छे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर किसकी, ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, ऑप्शन नंबर बी के अंदर भी सेम कहानी रिपीट हो रही है। देखो आपके पास है CS2 मॉलिक्यूल। CS2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसका नेट डायपोलमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से कैसा है, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है आपको एसीटोन। एसीटोन दिखेगा कुछ ऐसा सा, इसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी आएगी, चाहे बेशक कम हो लेकिन पोलैरिटी आएगी। तो ये है पोलर, ये है नॉन पोलर। पोलर में नॉन पोलर को अगर डिसॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये दोनों डिसॉल्व नहीं होंगे, नहीं डिसॉल्व होंगे तो ये वाली कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए ये दोनों है पॉजिटिव डेविएशन। ऑप्शन नंबर सी है आपका आइडियल सॉल्यूशन, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसमें अट्रैक्शन आ जाएंगे, इस कारणवश ये है आपका नेगेटिव डेविएशन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉजिटिव में से पूछ रहा है, दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी है, आपको कह रहा है कॉपर पायराइट है, मतलब CuFeS2 आपके पास है। इसके लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है जब आप इससे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करते हो। तो ये टिपिकली बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ा हुआ है तो आप इसका जवाब दे पाओगे, नहीं पढ़ा है तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा फिर आप इसको टिक लगाओगे। टिपिकली ये आपके फैक्ट्स हैं, ये आपकी थ्योरी है, ये आपको आनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, पहला क्या लिखा है, क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द ओर बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो आपने शायद ये पढ़ा हो, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस टिपिकली किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। तो सल्फाइड ओर तो ये भी है, इसलिए ये तो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, क्रशिंग तो हर ओर को किया जाता है, क्रशिंग करने के बाद आपने फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करा क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड ओर था।
ठीक है जी। दूसरा कह रहा है कि ये जो आयरन है, इस आयरन को आपने स्लैग की तरह निकाल दिया। तो ये भी थ्योरी होती थी इसकी कि आपके पास अगर आयरन है, तो आयरन अपने ऑक्साइड की फॉर्म में होता था यहाँ पे, उसको आपने क्या किया, उसको आपने SiO2 से ट्रीट किया, ऐसा करने पे FeSiO3 ये आपका स्लैग बना और इसको आपने रिमूव कर दिया। है ना जी? तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है सेल्फ रिडक्शन स्टेप टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ SO2। टिपिकल थ्योरी SO2 बनता है, इवोल्यूशन ऑफ SO2 होता है ब्लिस्टर कॉपर बनाते वक्त। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। लास्ट है रिफाइनिंग ऑफ द ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन रिडक्शन नहीं, ये तो पोलिंग प्रोसेस से होता है। पोलिंग टेक्निक शायद आपने कभी सुना होगा। पोलिंग टेक्निक क्या होता है? पोलिंग टेक्निक होता है कि अगर आपके पास कुछ बैम्बू होता है, उससे स्टरिंग करते हैं। स्टरिंग करके जो आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, वो ऑक्साइड्स निकल जाते हैं। तो टिपिकली ये जो पोलिंग टेक्निक है ना, ये पोलिंग टेक्निक यूज ही किसके लिए होता है? टिपिकली टिन को प्यूरिफाई करने के लिए। एक तो टिन के ऑक्साइड्स और कॉपर के ऑक्साइड्स, इनको प्यूरिफाई करने के लिए, इनको हटाने के लिए आपके आपके ये पोलिंग टेक्निक यूज होता है। तो पोलिंग टेक्निक टिपिकली टिन और कॉपर के लिए यूज होता है। फिलहाल इसमें जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में पोलिंग टेक्निक होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉपर रिडक्शन, इसलिए लास्ट ऑप्शन को मैं सही नहीं मानूंगा। करेक्ट आंसर्स होने चाहिए इसके ए, बी एंड सी। तो ज्यादा कुछ बताने वाला था नहीं इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी आपको पता होना चाहिए थियोरेटिकली। ऑप्शन नंबर डी थियोरेटिकली आपको पोलिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ए और बी तो फिर भी चलो, एक बार को आपको थ्योरी पता होगी, आपको पता होना चाहिए। सी और डी के लिए आपको अच्छी थ्योरी आपने पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप जवाब दे पाओगे। ठीक है ना? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ओनली। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनिशियली पहले मैंने सोचा था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन में बनाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्चुअल सी बातें हैं, मैं कोई भी वीडियो सॉल्यूशन बनाऊँ और उसमें सिर्फ़ इतना बोल दूँ कि ये फैक्चुअल है, इसको याद कर लो, तो उससे मज़ा नहीं है, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा ऑब्वियसली, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा शायद इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं बनाऊँ नहीं, इसको स्किप ही कर दूँ, लेकिन जस्ट सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़ें, इसको भी बात कर ही लेते हैं। एक बार ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो फैक्चुअल बात क्या है? फैक्चुअल बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए निकेल 2 प्लस, प्लैटिनम 2 प्लस और ज़िंक 2 प्लस के साथ जो अमोनिया रिएक्ट करता है, तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको ये जब तक नहीं पता होगा तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो आपको फैक्चुअली ये बात पता होना चाहिए, निकेल के साथ जब अमोनिया आके जुड़ता है, तो हमेशा 6 ही अमोनिया आके जुड़ते हैं। इतना तो कम से कम आपको पता होना ही चाहिए। ऐसे प्लैटिनम और जिंक के साथ जब भी अमोनिया आके जुड़ेगा तो 4 ही अमोनिया जुड़ेंगे, 6 नहीं जुड़ेंगे। अगर आपको इतना फैक्ट पता है, फिर तो क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। फिर बड़ी बात नहीं है। आगे वाला क्वेश्चन तो बड़ी बात नहीं है, कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए। तो इतना जानने के लिए वैसे जनरली जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस रिएक्शंस करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस टेस्ट करते हैं, तब हम काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्सेस सीखते हैं कि प्लैटिनम के साथ अमोनिया कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ज़िंक के साथ, निकेल के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ भी ये सब सीखते हैं हम। तो अगर ये आपको पता है या आपने कहीं न कहीं पढ़ा है, चाहे क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ा हो, चाहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हो, ये फैक्ट्स अगर आपने पढ़ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर बड़ी बात नहीं है, फिर तो हो जाता है। तो देखिए ज़रा, देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे 6 चीज़ें जुड़ी हुई हैं और ऑब्वियस सी बात है, जब भी 6 चीज़ें जुड़ती हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है, 6 के हिसाब से ये कैसी ज्योमेट्री बनाएगा? ये तो ऑक्टाहेड्रल ही बनाएगा और तो कुछ तो बना नहीं सकता। तो इसका तो पता लग गया कि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो इसलिए हमारा ये कट गया, ये कट गया। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ तक तो समझ में आया। एक दूसरा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, इस बात को हमेशा याद रखना, प्लैटिनम 2+, पैलेडियम 2+, गोल्ड 2+, अगर आपके पास इनमें से कोई भी मेटल आयन्स हों, उनको अगर कभी भी आप 4 चीज़ों से जोड़ोगे, तो हमेशा याद रखना, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। हमेशा, ऑलवेज़। चाहे वीक फील्ड लिगेंड के साथ हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हो, हमेशा DsP2 बनाएँगे, sp3 कभी नहीं बनाते। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है, तो हम पहुँच गए कहाँ तक कि ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर। दूसरी बात रही इसकी, इसके बारे में भी सुन लो। ज़िंक क्या है? ज़िंक इस वक़्त ज़िंक 2+ आयन है, जिसकी वजह से D10 कॉम्प्लेक्स होगा और ऑब्वियसली अगर कोई D10 कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्या है, उसमें D के सारे ऑर्बिटल ऑब्वियसली भरे हुए हैं, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 के 10 ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो अब लिगेंड आके बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? लिगेंड कोई अंदर थोड़ी ना घुस जाएगा, इनको वैकेंट कैसे करा पाएगा? इसलिए लिगेंड बेचारा चुपचाप से आके बाहर आके यहाँ बैठ जाएगा। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनाएगा sp3। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल आयन हो, हमेशा वो क्या करेगा, हमेशा वो अगर 4 चीज़ें आके जुड़ेंगी, तो sp3 ही बनाएगा, टेट्राहेड्रल ही बनाएगा। तो ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, ये बनाएगा स्क्वायर प्लेनर और ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल ये कहीं पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर।
ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर आपको 1-2 फैक्ट पता है, जैसे कि ये वाला फैक्ट कि कितने अमोनिया कितनों के साथ जुड़ते हैं, प्लैटिनम के साथ कितने अमोनिया जुड़ते हैं, ज़िंक के साथ कितने जुड़ते हैं, निकल के साथ कितने जुड़ते हैं, अगर इतना फैक्ट भी पता है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। ये ऊपर पैराग्राफ दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये था, फिर मैंने दोबारा से पैराग्राफ लगा रखा है, फिर से सेकंड क्वेश्चन पेस्ट कर रखा है। ठीक है जी। तो दोनों क्वेश्चन को एक-एक करके ज़रा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आपसे कह क्या रहा है, ज़रा इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि आपसे कि कोई रिएक्शन है जो कि X2 2X में कन्वर्ट हो रहा है और सब गैसियस है। ठीक है जी। ये भी मान के चलना कि सब कुछ गैसियस है। ठीक है, तो इसने बोला कि X2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2X में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहली बात ये पकड़ में आई। अगला आपसे क्या कह रहा है, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो डेल्टा जी का कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। अच्छा जी, दूसरा क्या, एट द स्टार्टिंग रिएक्शन देयर इज 1 मोल ऑफ X2 इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। इसके कितने, इसके आपके पास 1 मोल दे रखे हैं। ठीक है, आफ्टर सम मतलब इसके ऑब्वियसली इनिशियली 0 होंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम आपको पता है इसमें से कुछ अल्फा जाएगा, तो ये आपका 2 अल्फा बनेगा। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड इज गिवन बाय बी। कह रहे हैं जो 2 अल्फा है ना, ये बी है। तो अगर 2 अल्फा बी है तो इसी को मैं और करके ऐसा लिख लूं कि अगर ये क्या हो रहा है, ये अगर बी बन रहा है, एक्चुअली बीटा है। अगर ये बीटा बन रहा है तो ये 1 माइनस बीटा बाय 2 टूट रहा होगा। ठीक है जी। बी क्या है, दस बी इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। सही बात है, इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है और एक्स के जितने मोल्स बने हैं उसको बोल रहा है कि ये बीटा है। मैं बार बार बी बोल रहा हूँ, एक्चुअली बीटा लिखा हुआ है। तो बीटा आपके नंबर ऑफ मोल्स, उसने बोल दिया क्या, बीटा इक्विलिब्रियम आपके नंबर ऑफ मोल्स है एक्स के एट इक्विलिब्रियम। तो इसके कितने होंगे, इसके होंगे 1 माइनस बीटा बाय 2। ऑब्वियसली मैंने यही सब निकाला ये। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। अच्छा जी, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन में। आगे कह रहे कंसीडर द गैसेस बिहेवियर्स आइडियली, और आर की वैल्यू आपको गिवन है बार के अंदर। अच्छा ठीक है। और आपसे कह रहा है केपी का एक्सप्रेशन क्या गया, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर दिस रिएक्शन इज क्या। केपी का एक्सप्रेशन आपको बताना है, तो केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं सिंपल सा केपी का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दूं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, केपी का फॉर्मूला ये होता है क्या कि केपी विल बी इक्वल्स टू होगा क्या, दिस विल बी इक्वल्स टू, यू कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, मतलब कि इसका पार्शियल प्रेशर की पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। दोनों गैसियस है ना, ये होगा। अब पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल इनटू पी टोटल। अच्छा, इसलिए पी टोटल दे रखा है 2 बार। ओके, तो पी टोटल कितना है, जरा देखना जरा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, दिस प्लस दिस, मतलब 1 माइनस बीटा बाय 2 प्लस बीटा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस बीटा बाय 2। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर निकालने की कोशिश करूं तो मैंने क्या बोला, इसके मोल्स जो कि हैं बीटा डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1 प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, दिस इनटू पी टोटल कितना दे रखा है, 2। तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर किससे निकलेगा, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पी टोटल। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास केपी कितना आ जाएगा, दिस केपी विल कम आउट टू बी कितना, ट्वाइस ऑफ बीटा 2 मतलब बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4। ये आएगा आपके पास। और इसको और सॉल्व करोगे तो you'll गेट कितना, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर। देखना जरा, ऐसा कहीं दिख रहा है 8 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत प्यार से, बड़े प्यार से, बिना कुछ सी कॉम्प्लिकेशन के, बड़े प्यार से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बड़े प्यार से आ जाता है। सेकंड पार्ट को भी देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया था पैराग्राफ का, जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। भाई इसको ध्यान से पढ़ लिया करो, करेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट बताना है। इसलिए आजकल आईआईटी बहुत बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखने लगा है करेक्ट और इनकरेक्ट। काफी बार बच्चे गलती से क्या करते थे, सोचते थे करेक्ट पूछा है और वो करेक्ट आंसर लिख के आ जाते थे, पूछा इनकरेक्ट होता था। ठीक है जी। अच्छा जी, एक एक करके पढ़ते चलते हैं, बताते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है कि आपके पास, मैं फिर से रिएक्शन लिख लूं एक बार, 2 गैसियस है, x2 गैसियस है, जो कि ट्वाइस ऑफ x गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है। कह रहा है डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोर मोल्स ऑफ गैसियस x। सही बात है भाई, ये तो हमारा ली चार्टिंग प्रिंसिपल है, तो इसलिए ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सही बात है, ये तो ट्रू है
क्या? लेकिन ये करेक्ट हुआ ना? ये तो आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो सिंपल सा हम लोग पढ़ते नहीं थे? क्या पढ़ते थे कि अगर आपने क्या करा, टोटल प्रेशर को कम किया, तो रिएक्शन उस तरफ को जाएगी जहां पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हो। और आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 1 है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 2 है। तो ऑब्वियसली अगर आपने प्रेशर को क्या करा, प्रेशर टोटल प्रेशर को अगर डिक्रीज किया, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक्स बनेगा। तो ये आपका सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट पूछते हैं, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ द गैसियस X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली। ये बिल्कुल सही बात है, बल्कि ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। इनिशियली वो स्पॉन्टेनियस होता है, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे पता? ऐसे पता कि आपने पढ़ा होगा कि अगर Kp और Qp इनकी वैल्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि अगर आपके पास क्या हो जाए, Q कम रह जाए, K ज्यादा हो। ऐसे ही तो पढ़ा होगा, Q कम रह जाए और K ज्यादा हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और आपने पढ़ा होगा अगर आपका Q ज्यादा हो जाए, K कम हो जाए, तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और आपने पढ़ा होगा अगर Q और K दोनों एक दूसरे के इक्वली हो जाए, तो रिएक्शन कहीं को भी नहीं जाएगी। ये तो एट इक्विलिब्रियम है। ये कह रहा है एट इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट में तो ये होगा ना कि रिएक्शन होनी शुरू हुई। रिएक्शन कब होनी शुरू होगी? जब Q कम होगा और K ज्यादा होगा। तो रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन तो तब होगी जब Q कम हो, K ज्यादा हो, तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो इनिशियली तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये तब जाएगी जब आपके पास ये रिएक्शन क्या है, अपने आप चलती रहे, Q कम हो और के ज्यादा हो। तो सभी रिएक्शन, सभी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन के लिए इनिशियल पॉइंट पे Q ऑलमोस्ट जीरो होता है, वो धीरे 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 बढ़ता है और K के इक्वल पहुंचने की कोशिश करता है। तो इसलिए इनिशियली एट द इनिशियल पॉइंट, ये हर इक्विलिब्रियम रिएक्शन यू कैन से, सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपकी कैसी होती है? सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है इनिशियल पॉइंट पे। तो इसलिए आप बोल सकते हो क्या, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो मेरे को लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, ये तो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है एक्चुअली। इनकरेक्ट सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में कोई डाटा ही नहीं दिया गया। क्वेश्चन में आप देखोगे तो मेरे को मोल्स फिर भी पता थे, टोटल प्रेशर भी पता था, लेकिन मेरे को ऐसा कोई डाटा नहीं पता। मेरे को डेल्टा जी की वैल्यू नहीं पता, अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बीटा, ये जो इसने बीटा बोला इसकी वैल्यू नहीं पता, कितना डिसोसिएट हो रहा है कुछ नहीं पता। तो मेरे पास क्वेश्चन में कोई डाटा ही नहीं है जिससे मैं बी को कैलकुलेट कर सकूं। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये बी तो गलत है, इसको तो आप फॉल्स ही मान के चलो। इसके लिए मेरे पास कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको मान रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको और जानने की कोशिश करते हैं जरा। देखिएगा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ये दे रखा है क्या कि डेल्टा जी कैसा है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो आपको पता है डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है? डेल्टा जी नॉट इक्वल होता है माइनस का आर टी एल एन के पी। क्योंकि ये सब गैसियस स्टेट में, इसलिए मैं केपी लिख रहा हूँ यहाँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, केसी भी लिख सकते थे। मैं फिलहाल केपी से कर रहा हूँ। आपको दे रखा है ये कैसा है, ये पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? यहाँ माइनस लगा हुआ ना ऑब्वियसली। तो माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से ये पकड़ में आया मेरे को कि ये जो आर टी एल एन के है, ये आर टी एल एन के पी, ये आपका कैसा होगा? ये होगा नेगेटिव। यहाँ से मेरे को ये पता चला कि एल एन के पी आपका कैसा है? नेगेटिव है। एल एन के पी अगर आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, केपी की जगह पे केसी सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको क्या पता है? आपको पता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है? केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इस रिएक्शन में कितना दिख रहा है? 2 मोल ये, 1 मोल ये, तो इसका मतलब 1। अच्छा जी। तो इस केपी की जगह पे मैं केसी की टर्म्स में जरा इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आर टी, सॉरी, एल एन के सी प्लस एल एन आर टी। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू, और यू कैन से दिस मस्ट बी लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है कि एल एन के सी क्या है? एल एन के सी, दिस मस्ट बी लेस देन एल एन 1/RT। ऐसा कह सकता हूँ ना मैं? 1/RT से लेस देन होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। इसका मतलब के सी क्या है? के सी लेस देन 1/RT आना चाहिए। अगर आप चाहो तो शायद आर की वैल्यू इसलिए दी गई होगी इस क्वेश्चन में। आर को सब्स्टिट्यूट करो, टी को सब्स्टिट्यूट करो, और देखो जी ये आपका क्या है, ये आपका 1 से कम आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ पे आर की जगह पे क्या रख दूं, 0.0831 रख दूं, और टी की जगह पे मैं 298 केल्विन रख दूं, तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद ये आपके पास इतना टर्म, ये टर्म आपके पास आ रहा है 0.0408, इसके अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आएगा। और अगर इसके आसपास आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 से कम तो है ही। तो अगर ये 1 से कम है तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना था। तो इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ बचता है सी ऑप्शन, क्योंकि ऑब्वियसली ए, बी और डी ये तो करेक्ट हो ही गए, तो बचा सिर्फ और सिर्फ सी। वही इनकरेक्ट होगा और कोई नहीं होगा। इसके लिए कोई डाटा भी मेरे को नहीं दे रखा है, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट माना है। इसलिए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी।
एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। वैसे तो देखा जाए तो मिक्सचर ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन है, यहाँ एस्टर भी दिख रहा है, इपॉक्साइड भी दिख रहा है, या आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिख रहा है। लेकिन क्योंकि आपका सबसे एंड में जो लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव पढ़ा जाता है, तो जब तक आप अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हो और मेरी वीडियोस देखते जा रहे हो, एक एक करके चैप्टर पढ़ते जा रहे हो और मेरी वीडियोस को देखते जा रहे हो, तो जब तक आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर नहीं सीखोगे, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। ओनली एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ने से या ओनली इपॉक्साइड चैप्टर पढ़ने से आपका ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है। तो इसलिए आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से मेरी बात समझना। तो ये पूछ रहा है सिंपली कि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बाकी सब तो एज इट इज रहे, एस्टर रिड्यूस नहीं हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं हो, इपॉक्साइड रिड्यूस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है। तो इनमें से कौन काम आएगा? तो मैं आपको बताऊं, आपको पता होना चाहिए भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत स्ट्रांग बेस होता है। ये स्ट्रांग बेस सबको कर देगा, ये एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा, ये इपॉक्साइड को भी नहीं छोड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये एल्डिहाइड को भी नहीं छोड़ेगा। तो ये तो सबको कर देगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये और ये बचे रह जाएं, इपॉक्साइड बचा रह जाए, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस करे। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की बात करूं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर सी एसिड को और उसके डेरिवेटिव्स को, मतलब एसिड, एस्टर, अमाइड, इन सबको नहीं कर पाता है, एनहाइड्राइड, इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो एसिड और एस्टर को नहीं कर पाएगा। इपॉक्साइड का भी ये ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही यहाँ पे ये कुछ बिगाड़ पाएगा। जिसकी वजह से मैं कहूँ आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे को लग रहा है कि आंसर होना चाहिए, ए नहीं होगा आंसर। बी एच थ्री टी एच एफ क्या करेगा? बी एच थ्री टी एच एफ एक्चुअली में क्या करता है ना, बी एच थ्री टी एच एफ के ऊपर पहले भी जे मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बी एच थ्री टी एच एफ अगर मैं लेके चलूँ फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप, तो ऐसे में ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा, जबकि हमें चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज रहे। इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा रेने निकल। रेने निकल अगर नॉर्मल सी कंडीशन में आपसे कह रहा है, तो नॉर्मल सी कंडीशन में रेने निकल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाएगा, बाकी सबको नहीं कर पाएगा। अब बहुत ड्रास्टिक कंडीशन ले लो कि बहुत हीटिंग दे दी हमने, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, तो शायद मे भी शायद इनको भी कर जाता हो। लेकिन फिलहाल नॉर्मल कंडीशंस में रेने निकल सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं करता। दैट्स वाई मैं ऑप्शन नंबर डी को भी अपना आंसर मानूंगा, ए और बी को नहीं मानूंगा। बी को इसलिए नहीं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं बचा पाएंगे, और लिथियम एल्यूमिनाइड को इसलिए नहीं क्योंकि वो तो सभी को छेड़ देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हमें इसको इनर्ट रखना है, सिर्फ इसको रिड्यूस करवाना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी मेरी तरफ से ये दोनों आंसर होने चाहिए। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेक्शन कॉल्ड जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम एसिडिटी बेसिसिटी अरेंज करना सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे लगा कौन है। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड COH की एसिडिटी हमें अरेंज करनी है। यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसके लगने की वजह से कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये OH ग्रुप करेगा क्या? OH ग्रुप आपको पता है कि OH ग्रुप अगर मैं रेजोनेंस से देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। लेकिन एक बात इसी के साथ-साथ ये भी देखने वाली है कि रेजोनेंस इफेक्ट ये तभी शो कर पा रहा होगा जब इस COH के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, तो ही रेजोनेंस इफेक्ट दिखा पा रहा होगा। मेटा पे प्योरली सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, मेटा वाले पे, इस वाले पे, इस पे रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा ही नहीं। तो मतलब इस स्ट्रक्चर में तो सिंपली ये क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींच रहा है, और बाकी में इसमें इसमें और इसमें ये दे भी रहा है, खींच भी रहा है, जिसमें रेजोनेंस ऑब्वियसली डोमिनेट करती है, जिसकी वजह से ये दे रहा है। तो इसमें ये क्या कर रहा है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है जी। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है जी। तो जनरली, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं, तो इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी आपकी क्या होगी, एसिडिटी आपकी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो एसिडिटी आपकी घटेगी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपकी एसिडिटी घटती है, एसिडिटी कम हो जाती है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, मतलब स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4, सॉरी मैंने 2 बोला, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 3 और 4 में अगर मैं देखूँ तो इसमें विड्रॉइंग नेचर है, इसमें डोनेटिंग नेचर है। इन दोनों की अगर एसिडिटी अरेंज करूँ, तो इन दोनों की एसिडिटी अरेंज करने में मेरे को दिखता है कि ऑब्वियसली इसमें विड्रॉइंग नेचर है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसमें डोनेटिंग नेचर है, कम एसिडिक होगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से 3 की एसिडिटी ज़्यादा होगी और चौथे स्ट्रक्चर की एसिडिटी कम होगी।
अभी मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया। इन दोनों को बात मैंने अभी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि स्पेशल इफ़ेक्ट आता है जो कि यहाँ पे गड़बड़ कर देगा, नॉर्मल ट्रेंड से नहीं चलने देगा आपको। वो इफ़ेक्ट कहलाता है ऑर्थो इफ़ेक्ट। ऑर्थो इफ़ेक्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इतनी कम से कम इतनी मिनिमम बात तो मेरी सुन लो। क्या? कि अगर आपके पास कोई बेंज़ोइक एसिड है और उसके ऑर्थो पोज़ीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विथड्रॉइंग है, कोई भी ग्रुप लगा है तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो ये बात पक्की है कि इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज़्यादा होगी। इसलिए मैंने इन दोनों को इसके साथ ट्रीट ही नहीं किया, इन दोनों को अलग से ट्रीट किया, इन दोनों को मैं अलग से बात करूँगा। तो फिलहाल इन दोनों की एसिडिटी इन दोनों से ज्यादा होगी, इतनी कहानी मैंने आपको बताई बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। इसको फैक्चुअली आप याद रखना, बहुत सारे कारण होते हैं इसके होने के, कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। वो सब कारण मिलके, वो सारे लॉजिक्स मिलके तब जाके ये एक्सप्लेन होता है। मैंने शॉर्टकट में आपको इतना बताया। ऑर्थो इफेक्ट के द्वारा आप ऐसा कह सकते हो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशंस पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो विड्रॉइंग हो चाहे वो डोनेटिंग हो, उसकी प्रेजेंस की वजह से ऑलवेज एसिडिटी बेंजोइक एसिड की बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे, ये दोनों कम, तो मतलब 3 से ज्यादा पहला और दूसरा होगा। अब इन दोनों को और अरेंज करना है जरा। मेरी बात ध्यान से सुनना। होता क्या है एक्चुअली में, अगर आपके पास क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, मतलब इसका हाइड्रोजन हटा दूं, इसका ये हाइड्रोजन हटा दूं, तो हाइड्रोजन हटने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन हटने के बाद यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उस कॉन्जुगेट बेस को बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। इट मीन्स होता है क्या है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइजेशन मिलता है। मतलब कि कॉन्जुगेट बेस जो आपने बनाया, इट विल गेट स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलती है, जिस कारणवश क्या होगा, ऐसा बोला जाता है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब कि इस हाइड्रोजन का निकलना उतना ज्यादा फेवरेबल था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा एसिडिक है ये। एक तो मैंने ये लॉजिक आपको बताया। दूसरा, अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो पहले वाले स्ट्रक्चर में तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरफ से होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये ओ ऐसा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस। और आपको ये भी पता है ये रेजोनेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से डॉट 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 आप कह सकते हो कि पार्शियल नेगेटिव ये भी है और पार्शियल नेगेटिव ये है, नेगेटिव चार्ज इस पूरे में घूमता जा रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं एक ओ एच इधर है और एक ओ एच इधर है, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन दोनों तरफ से लग रहा होगा। इस तरफ से भी लग रहा होगा और इस तरफ से भी लग रहा होगा। तो ये इवन मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अलावा भी एक दो बार पहले भी ये चीज पूछी हुई है आईआईटी ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है। और जो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उस वो एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो मोस्ट एसिडिक ये हो गया, उससे कम एसिडिक ये हो गया, और इन दोनों को हम पहले ही अरेंज कर चुके हैं। दैट्स वाई अगर करेक्ट आंसर पे जाओगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक है पहला, फिर है आपका दूसरा, फिर है आपका तीसरा, और फिर है आपका चौथा। तो इस तरह से आपको अरेंज करना आना चाहिए। नॉर्मली ऑर्थो इफेक्ट वालों को मैंने अलग रख लिया, इन दोनों पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग नेचर से बता दिया। अब इन दोनों पे आया तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टेबलाइजेशन मिल रहा है कॉन्जुगेट बेस को। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो स्टेबल होगा, उतना ज्यादा वो एसिड एसिडिक होगा। इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये कम एसिडिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर रिलेटिवली ये कम स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ये सबसे ज्यादा एसिडिक, ये उससे कम एसिडिक। दैट्स वाई आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए। एक दो तीन चार, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर।